चुके थे, है ना। अब हम लोगों का बेसिक फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो है वो सारा चीज लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है। अब हम लोग को केवल और केवल इसका जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो कुछ डिजीज और इंसेक्ट को कंप्लीट करना है, बाकी सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आप लोग इसका इंसेक्ट डिजीज लिख लीजिए। तो सबसे पहले अपन इसके डिजीज को नोट कर लेते हैं, आज केवल नोट करने का है, अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीजें खत्म हो गई है। हाँ, एक आप लोग का विस्क ब्रूमिंग करके टर्मिनोलॉजी आएगा, वो बचा हुआ है, वो हम लोग समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट बढ़िया नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है आपको क्या, वॉलनट ब्लाइट। वॉलनट में एक डिजीज आता है वॉलनट ब्लाइट, ये हो गया क्या आपका जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण होता है। ठीक है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण आपका वॉलनट ब्लाइट होता है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है फाइटोप्थोरा रॉट। फाइटोप्थोरा रॉट कह लो या फिर क्राउन रॉट कह लो। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जितने भी डिजीज फाइटोप्थोरा के कारण होते हैं, इसका आप लोग एक लिस्ट बना लो, खासकर जितने बच्चे आईजीकेवी स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। छत्तीसगढ़ में फाइटोप्थोरा से अलग ही लेवल का प्यार है इन लोगों को। ठीक है, तो फाइटोप्थोरा का क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो कोकोनट का बर्ड रॉट हो या फिर और कहीं का कोई डिजीज हो, फाइटोप्थोरा का क्वेश्चन आपको लगभग एक आध साल के गैप में मिलेगा ही। तो एक काम करिएगा, जहां जहां पे फाइटोप्थोरा के कारण जो डिजीज होता है उसको एक जगह लिखो और बढ़िया उसको कंप्लीट कर लो। इवन जेआरएफ में भी आप लोग बर्ड रॉट वगैरह का क्वेश्चन देखे ही होंगे, तो फाइटोप्थोरा का क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, तो सभी लोग जो है फाइटोप्थोरा का जो डिजीज है ना उसको बिल्कुल याद करके रखेंगे। ठीक है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण होता है। फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ये सब नाम जो है आप लोग को बार बार सुनने को मिलता रहेगा। सर हाँ बोलिए। को वॉलनट ब्लाइट को जैंथोमोनास अर्बोरिकोला वैरायटी मचुगलेंडिस करके दिया है सर, पीवीडी किसमें, ये किसमें दिया हुआ है? हैंडबुक में सर, और एक और नाम दिया है इसका, जेंथोमोनास एक आर्बोरी कोला पीवी जुगलेंडिस। सीवी जुगलेंडिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सारी पीवी स्पीसीज है के सर, कारण ईवी है। पीवी पीवी। अच्छा पैथो, ठीक, जुगलेंडिस। ठीक है, ये नाम भी आप लोग नोट कर लिए रहिए क्योंकि आपके हैंडबुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, स्पीसीज बहुत सारे काम करते हैं तो वो होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फाइटोप्थोरा स्पीसीज डाल दिया, अब इसमें पाल्मिवोरा भी आएगा और भी कोई स्ट्रेन होगा वो भी काम करेगा। तो दोनों ही लिख लिया रहा हूँ। एक आपका जो कंपेस्ट्रीज है ये आपका अकॉर्डिंग टू टीके बोस है, और आर्बोरिकोला जो है आपका अकॉर्डिंग टू हैंडबुक हो जाएगा। तो आप दोनों ही टिक कर सकते हो, अगर ऑप्शन में कोई भी आए आप दोनों को ही टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अभी तक हम लोग पढ़ते थे एप्पल पियर पीच प्लम के सारे लगभग डिजीज आपको कॉमन मिलते थे। अब ये नट क्रॉप है तो इसमें वो डिजीजेस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पास से आप वॉलनट का डिजीज याद करना, तो यही चीज आपको पिकानट चेस्टनट में भी कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए। एंथ्रेक्नोज वॉलनट का, मार्सोनिना, मार्सोनिना जुगलैंडिस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मार्सोनिना से कोई एक आध डिजीज याद आ रहा है? कैसे, आप लोग को याद आ रहा है? मार्सोनिना या कोरोनेरिया, इस तरह का कहीं सुने हो? कैसे, रिवीजन रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? एप्पल एप्पल में कुछ सुने हो? प्रीमेच्योर लीफ फॉल, यस सर। रीप्लांट प्रॉब्लम, ऐसा कुछ पढ़े होगे तो वहीं आसपास कहीं पे सुने होगे ये शब्द। जिसमें सुने हो? सर प्रीमेचरली फॉर। प्रीमेच्योर लीफ फॉल में सुने हो ना, ये नाम याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए नहीं चलना, उसको याद रखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, जिनका क्लास छूटा होगा नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आता है आपका इसमें ब्लैक लाइन, और यही एकमात्र डिजीज है जिसको सबसे ज्यादा वॉलनट में पूछा जाता है।
तो याद रखेंगे सबसे पहली बात तो ये कि ये ब्लैक लाइन जो है ये वायरस के कारण होता है। वायरस कौन सा वायरस? चेरी लीफ रोल वायरस। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को मैं इस डिजीज को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चेरी लीफ रोल वायरस है, इसको नोट कर लीजिए। ये दिख रहा है? Yes, sir. ब्लैक कलर का Yes, sir. लाइनिंग का फॉर्मेशन हो गया है, बार्क में ब्लैक कलर का लाइन बन जाता है। ठीक है, ये जनरली कहाँ पे बनता है? जहां पे ग्राफ्टिंग हुआ रहता है ना, वहीं पे। ठीक है, तो ब्लैक लाइन क्यों बोला जाता है इसको? ब्लैक लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लैक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। लिख लीजिए, ब्लैक लाइन फॉर्मेशन कहाँ पे? बिटवीन स्टॉक, स्टॉक बोले तो रूट स्टॉक, ठीक है, रूट स्टॉक एंड सियोन। तो रूट स्टॉक और सियोन के बीच में जो ग्राफ्टेड टिश्यू होता है ना, जहां पास ये एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, भाई उन लोग का आपस में सेल्स जुड़ते हैं तभी तो ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है। उस ग्राफ्टेड टिश्यू में आपको जो है ब्लैक कलर का लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक लाइन कहते हैं। इससे प्लांट का डेथ होने का भी चांसेस रहता है, डेथ या फिर डाई बैक। ऊपर से पौधा सूखने लगता है, मरने लगता है, तो इसमें प्लांट का डेथ या डाई बैक जैसा सिम्टम हमको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो वायरस है ये जो है पॉलन या सीड या इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल, इन सब चीजों से फैलता है। इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल, इन सब चीजों से आपका जो वायरस है वो क्या होता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जब ये वायरस का अटैक होता है ना, तो पौधे में अलग अलग प्रकार का सिम्टम आता है। जैसे कि क्या होगा? आपका ब्रांचेस ड्रूप हो जाएंगे। ठीक है, ब्रांचेस ड्रूप हो जाएंगे, लीव्स ड्रूप हो जाएंगे। मतलब ड्रूप होने का मतलब झूल जाना, नीचे की ओर झुक जाना। ठीक है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा। स्टंटेड यानी कि ग्रोथ और आगे नया ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ पूरा रिड्यूस हो जाएगा। लीफ फॉल होने लगेगा। तो इस प्रकार का सिम्टम आता है और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये आपका क्या है? ब्लैक लाइन डिजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना, आप लोग जनरली कभी भी आप लोग जब वायरल डिजीज पढ़ते हो तो आप लोगों को जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइफाइड वगैरह होता है, बस सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी दोस्त को या खुद को टाइफाइड होते हुए फेस किया ही होगा, है ना? टाइफाइड होता है तो आप क्या करते हो? पैथोलॉजी लैब जाते हो। पैथोलॉजी लैब में जाते हो तो क्या करते हो? टेस्ट कराते हो, जिससे क्या होता है कि वाकई ही उस टाइफाइड का पैथोजन आपके बॉडी में है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वहां जाके स्क्रीनिंग कराते हैं और हमारे अंदर टेस्ट कराते हैं कि भाई हम में ये डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिस जिसको बोलते हैं ना, तो वैसे ही वायरस के लिए भी होता है। जैसे कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, जहां तक है ना, विडाल टेस्ट सुने होगे आप लोग 11th 12th में, Yes, सुने हो? sir. हाँ, वैसे ही वायरल डिजीज के लिए जनरली एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलाइजा। आप लोगों ने एड्स के लिए आप लोगों ने उस टाइम पढ़ा हुआ है, एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा पढ़ते हैं। बनाना में Yes. बंची टॉप वायरस के लिए आप एलाइजा पढ़ोगे। जनरली जितने वायरल डिजीजेस होते हैं ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एलाइजा का उपयोग करते हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग आई एलाइजा सर्च करते हैं। आई एलाइजा जो टेस्ट है, इसके थ्रू हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये वायरस है कि नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। बाकी एलाइजा का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, ये नाम याद है सबको? Yes, sir. तो इसका उपयोग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से टेस्ट से हम लोग जो इस वायरस का पता करते हैं, तो याद रखेंगे बनाना में बंची टॉप वायरस हो गया, यहाँ पे ये वायरस हो गया, ये सबको एलाइजा के थ्रू ही पता करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. भैया यस नो कहते रहो तो क्या है ना, माहौल बना रहेगा। ठीक, यस नहीं सर। तो फिर क्या है, आजकल नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप लोग सर यस नो फुल बस बोलिए। हाँ बोलिए। फुल फॉर्म क्या लिखे है फिर पढ़िए। इनडायरेक्ट एंजाइम लिंक्ड, LINKED, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्लैक लाइन डिजीज होता है इसकी खासियत क्या है? कि हम लोगों ने जो इसका रूट स्टॉक का लिस्ट आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है अभी तक? लास्ट क्लास में हुआ था क्या?
हुआ है कि नहीं हुआ है ना? ठीक। नो सर। नो इसके सर। जो रूट इसका जो रूट स्टॉक है, इसमें आप बहुत सारे रूट स्टॉक पढ़ोगे। आपका जो वॉलनट है उसका खुद का नाम क्या है? जुगलेंस रीजिया। रीजिया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूट स्टॉक पढ़ोगे जो अलग अलग नाम के, जैसे कि जुगलेंस नाइग्रा, जुगलेंस हिंडसी, जुगलेंस माइक्रोकार्पा। इस प्रकार से कई सारे अलग अलग रूट स्टॉक पढ़ोगे। तो आप देख रहे हो, एक तो खुद वॉलनट का वैरायटी वगैरह कुछ एक आध रूट स्टॉक होगा, उसके अलावा अदर स्पीसीज भी रूट स्टॉक है। तो वॉलनट में ये जो ब्लैक लाइन डिजीज होता है ना, अगर आप इस रूट स्टॉक का, इस रूट स्टॉक का या इस रूट स्टॉक का, मतलब जुगलेंस रीजिया को छोड़ के कोई भी रूट स्टॉक का अगर आप यूज करते हो तो ब्लैक लाइन होने की संभावना होती है। ब्लैक लाइन कब अटैक नहीं करता? जब रूट स्टॉक के रूप में आप किसको लेते हो? जुगलेंस रीजिया को। समझ पा रहे हो? जुगलेंस रीजिया स्पीसीज की कोई भी प्लांट को अगर आप रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हो तो ब्लैक लाइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा, क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक का यूज करोगे, दूसरे स्पीसीज का कोई भी हो, तो आपको आपका ब्लैक लाइन का प्रॉब्लम दिखेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अफेक्ट्स ओनली नॉन रीजिया। रीजिया रूट स्टॉक्स। अगर ये लिखे तो ये शब्द का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि भाई जुगलेंस रीजिया के अलावा कोई भी स्पीसीज को अगर आप रूट स्टॉक यूज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो इतना डिजीज आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है भाई। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मैं बताया हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिजीज का, इसलिए इसको मैं सबसे लास्ट में बताया हूं। क्वेश्चन आएगा ब्लैक लाइन के लिए कौन से रूट स्टॉक का उपयोग करना चाहिए, नॉन रीजिया या रीजिया रूट स्टॉक। तो वहां पे आपको ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा मेरे को ब्लैक लाइन डिजीज से बचाना है तो मैं कौन से रूट स्टॉक का यूज करूंगा? ब्लैक लाइन या सॉरी रीजिया रूट स्टॉक या नॉन रीजिया? रीजिया रूट रीजिया, स्टॉक। क्योंकि नॉन रीजिया तो सारे के सारे क्या है, उसमें डिजीज होने की संभावना हाँ है, ससेप्टिबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में पहला आता है वॉलनट विविल, एल्सीडोड्स पोरेक्ट्रिस्टिक्स। लिख लीजिए PORRECTRIOSTRIS, पोरेक्ट्रियोस्ट्रिस। ठीक है, पोरेक्ट्रियोस्ट्रिस, इसको याद रखेंगे। और दूसरा आता है फिर कॉडलिंग मोथ। इसका नाम तो आप लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए। याद हुआ है? फोर्थ ईयर वाले एटलीस्ट, कैसे थर्ड ईयर वाले तो ठीक है, समय है इनके पास, ये लोग तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग का क्या हाल चाल है बताओ? लक्की क्या है इसका नाम? मिथिलेश, नाम याद हुआ है? मिथिलेश, मिताली, लाकेश? सब पोमोनेल्ला समथिंग ऐसा कुछ है, पोमोनेल्ला। साइडिया पोमोनेला। आइडिया पोमोनेलिया। याद रखना भैया, ये सब बेसिक इंसेक्ट्स है ना, देख रहे हो आप, कॉमन है, तो इनका नाम एटलीस्ट आप लोग याद रखो। ठीक है, साइडिया पोमोनेला, ये जो है सर बहुत वॉलनट इंपॉर्टेंट है। वेबल का वॉलनट में नाम एक बार फिर से बता। क्या को? सर वॉलनट वेबल का नाम एक बार फिर से बोलना तो। एल्सीडोड्स, ALCIDODES, पोरेक्ट्रियोस्ट्रिस, PORRECTRIOSTRIS। ठीक है, तो एल्सीडोड्स पोरेक्ट्रियोस्ट्रिस आपका क्या हो गया? आपका वॉलनट विविल हो गया। और कॉडलिंग मोथ का क्या हो गया? साइडिया पोमोनेला। थोड़ा बहुत स्पेलिंग अप डाउन हो सकता है, आप लोग उसको बाद में बुक से भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों का? यस। ठीक है, तो अगर हम लोग वॉलनट की बात करें तो इसका इंसेक्ट और डिजीज आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े। यस थोड़ा सा इसमें इंसेक्ट डिजीज अपन पहले लिख लिए। हाँ, एक चीज याद रखना भैया, वॉलनट विविल का नाम एक बार पूछा जा चुका है। कॉडलिंग मोथ तो कॉमन है, याद रखना ही। ब्लैक लाइन का क्वेश्चन आप लोग कई बार देखोगे, ब्लैक लाइन से रिलेटेड रूट स्टॉक और सारी चीजों का क्वेश्चन देखोगे तो भाई उसको बिल्कुल आप लोग जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसका प्रोपगेशन। इसका प्रोपगेशन बचा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग इसका कल्टीवेशन को देखते हैं सिस्टम में कि भाई कल्टीवेशन के कौन कौन से पार्ट जो थे, जो रह गए थे, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कल्टीवेशन की बात करूं तो सबसे पहला आपका प्रोपगेशन आता है। ठीक है, प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूं तो बताइए वॉलनट और इसमें क्या आएगा? पैच बडिंग। पैच बडिंग। पैच बडिंग हमने पहले ही पढ़ा हुआ था।
लगभग जो आपके टेम्परेट क्रॉप उसका टंग ग्राफ्टिंग है रोजेसी फैमिली का। जैसे ही फैमिली चेंज होगी जुगलैंडेसी फैमिली, तो क्या आ जाएगा? पैच बडिंग। टेम्परेट में हम लोग 2 ही तो पढ़ते थे, टोटल 6 क्रॉप में पैच बडिंग होता है। कौन कौन सा है बताइए? आंवला, बेल, आंवला, जामुन, फ्रूट, बेल, आंवला, बेल, जैकफ्रूट जैकफ्रूट सर। और जामुन सर। जामुन, और उसके अलावा फिर वॉलनट और पीकानट। अच्छा, वो कॉमन पॉइंट में प्रोपगेशन शायद नहीं लिखवाया हूँ, दोनों में ही हम लोग जो है पैच बडिंग का उपयोग करते हैं प्रोपगेशन के लिए, तो वो कॉमन पॉइंट में आप लोग जो है इसको ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसके अगर अपन प्रोपगेशन को देखें तो सबसे पहले सीड का उपयोग करते हैं किसके लिए? जब हमको सीडलिंग सीडलिंग रोस्टॉक, रूट स्टॉक की जरूरत है। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे कमर्शियल प्रोपोगेशन करना है वैराइटल मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वहां पास मैं किसका उपयोग करूंगा? पैच बडिंग। ठीक है, तो पैच बडिंग करते हैं जनरली जून जुलाई के महीने में आप कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त के टाइम में आप लोग जो है, या फिर हाँ उसी टाइम में ही करना है मेनली, तो पैच बडिंग आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप जो है टंग ग्राफ्टिंग, अगर आपको ग्राफ्टिंग करने का मन है तो आप टंग ग्राफ्टिंग को भी सोच सकते हो फरवरी मार्च के आसपास। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग याद रखेंगे, टंग ग्राफ्टिंग और पैच बडिंग, ये 2 चीजों को आप लोग याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पैच बडिंग, क्वेश्चन आता है तो इसी का आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको प्रोपगेशन? इसके अलावा अगर आपको माइक्रो प्रोपगेशन की ओर जाना है, तो वैसे तो इसका माइक्रो प्रोपगेशन का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, पर अगर आता है तो एम्ब्रायो कल्चर की ओर आप मूव कर सकते हो। आपको माइक्रो प्रोपगेशन मैंगो नहीं, बनाना या फिर एप्पल पियर का ही पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा चीज, अगर आपको क्लोनल रूट स्टॉक प्रोडक्शन करना है, क्लोनल रूट स्टॉक का नंबर बढ़ाना है, कौन सा क्लोनल, तो आप क्या टिक करोगे बताइए? माउंड लेयरिंग या फिर इसी को क्या कहते हैं? स्टूलिंग। ये तो अब आप लोग को एकदम जनरल याद हो गया होगा। तो ये चीजों को आप लोग जो है प्रोपगेशन में इतना चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब प्रोपगेशन पढ़ ही लिए तो रूट स्टॉक भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए रूट स्टॉक। इसके रूट स्टॉक से बहुत एक से एक क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन आया था रूट स्टॉक में। हम मेरा सबसे पहला पीएचडी का एग्जाम में दिया था, सीईटी पीएचडी का भी सबसे पहला क्वेश्चन रूट स्टॉक का था इसी का, और पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। रूट स्टॉक में ऐसा है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें 3-4 स्पीसीज है। जैसे कि सबसे पहले आप जो है जुगलेंस रिजिया को ही एज एन रूट स्टॉक यूज करते हैं। जुगलेंस रिजिया, इसी को हम लोग कॉमन वॉलनट या पर्शियन वॉलनट कहते हैं। कॉमन हम लोग जो भी वॉलनट पढ़ रहे हैं वो यही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पर्शियन वॉलनट हो गया। इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसके रूट स्टॉक को अगर आप यूज करते हैं तो टॉलरेंट टू क्या मिलेगा? ब्लैक लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ब्लैक लाइन के लिए ये जो है वो टॉलरेंट रहते हैं। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, यूएसए छोड़ के वहां पे पैराडॉक्स और रॉयल को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉलरेंट टू ब्लैक लाइन है। दूसरा स्पीसीज अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने जुगलैंड्स हिंडसी पढ़ा था, और कैरेक्टर्स थोड़ा फोकस करना, मैं फोकस नहीं कर पाया था इसलिए मैं गलत बनाया, भाई आपको नहीं करना है वो गलती। जुगलैंड हिंडसी के अगर कैरेक्टर को देखा जाए, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? नॉर्थ कैलिफोर्नियन ब्लैक वॉलनट। नॉर्थ कैलिफोर्नियन ब्लैक वॉलनट कहते हैं जुगलैंड हिंडसी को। इसकी अगर अपन खासियत देखें तो ये क्या है? रेजिस्टेंट टू रूट नॉट निमाटोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जुगलैंड हिंडसी जो है रूट नॉट निमाटोड के लिए रेजिस्टेंट है, पर ससेप्टिबल किस चीज के लिए होगा ये बताइए? ब्लैक ब्लैक लाइन, क्योंकि ये नॉन रीजिया है। तो लिख लीजिए ससेप्टिबल टू ब्लैक लाइन, लिखिए इसको। एक और आता है जुगलैंड्स नाइग्रा। जुगलैंड्स नाइग्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न ब्लैक वॉलनट। नाम से कोई लेना देना नहीं है, आपको नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी खासियत क्या है? नाइग्रा ये जो है क्या करता है? ट्री साइज को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना। ये भी क्या होगा? ससेप्टिबल टू ब्लैक लाइन होगा। ठीक है, मैं साथ साथ लिखा रहा हूँ भाई, तो आप लोग इसको कोने में फिर एक बढ़िया
साइड में बॉक्स बना के लिख लेना कि जितने नॉन रीजिया हैं वो ब्लैक लाइन ससेप्टिबल होते हैं। जितने बार रिपीट करो इस बात को उतना अच्छा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग अभी अगर 8-10 स्टेट के एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर का अगर एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, एकदम श्योर। तो इसको एकदम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जुगलेंट्स माइक्रोकार्पा। ये याद हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका टेक्सास ब्लैक वॉलनट कहते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाई बोरॉन हाई क्लोराइड इन कंडीशन में ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और होता है मंचूरियन वॉलनट, जुगलेंट्स मंचूरिका, और वो उतना काम करनी है, ठीक है, तो वो लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सर इसको एक बार फिर जुगलेंट्स से रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला? जुगलेंट्स माइक्रोकार्पा, जुगलेंट्स माइक्रोकार्पा हाई बोरॉन हाई क्लोराइड के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो, ये जितने भी रूट स्टॉक आपके हैं, इन रूट स्टॉक के कैरेक्टर को ध्यान देना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉलरेंट टू रूट नॉट निमाटोड, ठीक है, और ये टॉलरेंट टू ब्लैक लाइन। बस ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको ट्री साइज के लिए। अब मैं आप लोगों को एक वो दिखाता हूं, ठीक है, क्रॉस बताता हूं। दो हाइब्रिड आप लोग पढ़ते हो, इसमें दो ही हाइब्रिड है, और मेनली क्वेश्चन एक्चुअली ऊपर के स्पीसीज से नहीं आता, क्वेश्चन आता है यहां से। एक आता है पैराडॉक्स से और दूसरा आता है रॉयल से, लेकिन इसको समझने के लिए उनके कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी था। पैराडॉक्स का क्रॉस है जुगलेंट्स हिंडसी इनटू जुगलेंट्स रीजिया। कुछ बुक में आप लोग को वेरिएशन मिलेगा, बट भाई प्रॉपरली टीके बोर्ड से ये चेक्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही क्रॉस है, ठीक है। जुगलेंट्स हिंडसी और जुगलेंट्स रीजिया जो है, ये जो है सबसे पहले तो इनकम्पेटिबिलिटी का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, डिले इनकम्पेटिबिलिटी, वो ब्लैक लाइन का जो समस्या है ना, वो इसमें नहीं आता। दूसरा, जुगलेंट्स हिंडसी का क्या कैरेक्टर आपने पढ़ा था? देखो क्या कैरेक्टर पढ़े हो? रूट नॉट रेजिस्टेंट। Resistant to root knot nematode. रेजिस्टेंट टू रूट नॉट। तो भैया ये भाई जब इसमें ये क्रॉस हो रहा है तो इस पैराडॉक्स में भी रेजिस्टेंट टू रूट नॉट निमाटोड आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये भी रेजिस्टेंट टू रूट नॉट निमाटोड। यही सवाल आया था इस साल पीएचडी फर्स्ट में, पैराडॉक्स इज रेजिस्टेंट टू। अब दिमाग काम ही नहीं किया, क्योंकि पैराडॉक्स का सिर्फ क्रॉस याद किए हैं आज तक, करेक्टर सोचे नहीं, ये याद ही नहीं आया कि हिंसी तो खुद रूट नॉट निमाटोड से रेजिस्टेंट है, तो ये रूट नॉट होगा, और गलत हो गया क्वेश्चन। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो याद रखेंगे रेजिस्टेंट टू रूट नॉट निमाटोड है। अब रीजिया क्रॉस है, मतलब क्या इसमें वो आएगा ब्लैक लाइन? नो सर। So, sir. नहीं, तो दोनों इससे बच जाओगे, ठीक है। दूसरा एक इसमें रूट स्टॉक है जिसको क्या कहते हैं, रॉयल। रॉयल का क्रॉस क्या है? जुगलेंट्स हिंडसी इंटू जुगलेंट्स नाइग्रा। इसकी खासियत क्या है? अब फिर हिंडसी आया तो क्रॉस क्या हो जाएगा, मतलब क्या कैरेक्टर आ गया? Resistant to root knot nematode. रूट नॉट निमाटोड। जुगलेंट्स नाइग्रा आ गया, मतलब क्या कैरेक्टर आ जाएगा? रेजिस्टेंट ब्लैक लाइन। ड्वार्फनेस आ जाएगा कहीं कहीं। तो इस प्रकार से आपको Reduced tree height. हाँ, रिड्यूस द ट्री हाइट, तो ड्वार्फनेस आ गया। तो ये कैरेक्टर के साथ याद करना, क्योंकि देखो बिना कैरेक्टर के एग्जाम देके मैं गलती किया, तो आप लोग बिल्कुल मत करिए उस चीज को, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही यूएसए में यूज होते हैं। मैं आपको बताया था ना कि जुगलेंट्स हिंडसी जो है, सॉरी जुगलेंट्स रीजिया जो है, वो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है उसके रूट स्टॉक, एक्सेप्ट यूएसए, क्योंकि यूएसए में पैराडॉक्स और रॉयल को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, नॉन रीजिया रूट स्टॉक्स आर ससेप्टिबल टू ब्लैक लाइन। इतना आप लोग नोट करके रखो, जितने बार रिपीट करके पढ़ोगे उतने फायदे में रहोगे सब लोग, ठीक है। तो करते रहिएगा उसको। और देखो सिर्फ रिवीजन ही है, देखो आप लोगों ने ग्लस्टर्स इंस्टेंट को भी अगर पूरा पढ़ लिया तो भी जेआरएफ निकालने से कोई रोक नहीं सकता। बस बात यह है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते उसमें। आप ग्लस्टर्स इंस्टेंट कवर करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा एक बैचलर्स का बंदा वैसे भी नहीं पढ़ सकता। कोई भी बंदे के लिए टीके बोस और हैंडबुक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं बच्चे, टीके बोस और बाकी जो बुक्स हैं उसको कंप्लीट करना आसान होता नहीं है। तो अगर आप लोग इतनी चीजें पढ़ रहे हो, तो अगर केवल और केवल आप अगर रिवीजन में भी फोकस करते हो, इसके साथ हैंडबुक टीके और वो क्या नाम है आपका, हैंडबुक और ग्लस्टर्स इंस्टेंट को लेके चलते, वैसे तो हैंडबुक में जो चीजें छूट जाती है वो आप लोग बता ही देते हो, तो हैंडबुक को भी छोड़ के अगर आप ग्लस्टर्स इंस्टेंट और इसको
इतने को ही अगर कंप्लीटली रिवाइज करो ना डेडिकेशन के साथ, तो भी आपको जेआरएफ में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस बात यह है कि आप रिवीजन कितना करते हो। कंटेंट आपके पास सारा रहेगा, लेकिन आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। उस दिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा जिस दिन आप एग्जाम दिला के आओगे और आपसे कोई सवाल नहीं बनेगा, और जैसे ही आप घर में आके कॉपी खोल के देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये चीज तो पढ़े थे फिर भी नहीं बना। वहां पे सबसे ज्यादा बुरा फील होता है। जिसको आप पढ़े ही नहीं हो, वो नहीं आया तो कुछ लगेगा क्या, भाई पढ़े ही नहीं है तो आ गया क्या ही करें। लेकिन जिस चीज को पढ़ के भी अगर आप नहीं बना पाए तो वहां सबसे ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए रिवीजन पे पूरा फोकस रखो, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ रिवीजन की थोड़ी कमी महसूस हो रही है मेरे को, तो आप लोग रिवीजन पे पूरा फोकस करो, अदरवाइज आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा बाद में। ठीक है, यहाँ तक हो गया रूबी का? Yes, sir. यस सर। अगर हम लोग इसकी प्लांटिंग की बात करें तो वही है, ये बड़े बड़े पौधे होते हैं 10x10, 12x12 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग में इसको लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखो प्लांटिंग में ही मेन क्वेश्चन है इसका। बहुत पहले देवाशीष सर को जानते हैं ना, बीच बीच में आते रहते हैं आप लोग को गाइड करने के लिए सर। Yes, वो sir. जो है उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, फिर मैं भी इस चीज पे फोकस किया कि क्या होता है ना 10x10 या 12x12 मीटर की स्पेसिंग में हम पौधे लगाते हैं। ठीक है, अब इतना ज्यादा स्पेसिंग है और फ्रूटिंग आएगी 4 से 6 साल 8 साल बाद, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमको तो बीच में तो कोई तो इनकम चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो बीच में एक फिलर पौधा लगा दो, लेकिन फिलर पौधे में भी उतना ज्यादा प्रॉफिट शायद महसूस नहीं होता। वॉलनट की खासियत क्या है, वॉलनट का हर एक पार्ट यूज होता है, याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. इसकी वुड की भी वैल्यू होगी, है ना। अरे बेट वेट देखे होगे ना, उधर टेम्परेट इलाके के बेट वगैरह बनते हैं प्लांट्स के, कश्मीर विलो, ये सब प्लांट का नाम सुने होगे जिससे ये क्रिकेटर्स का बैट बनता है। तो ये सब जो चीजें हैं इनकी वुड की तो बहुत वैल्यू है। तो वो क्या करते हैं कि भाई देखो हमको 10x10 मीटर्स की स्पेसिंग में तो पौधा लगाना है, 12x12 मीटर की स्पेसिंग में तो लगाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ना 5-5 मीटर या 6-6 मीटर के गैप में पौधा लगाएंगे। देख पा रहे हो, यहाँ पास स्पेसिंग केवल 5 मीटर है, और 10 से 12 साल तक इसको ग्रो होने देंगे। क्योंकि भाई ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करना कब चालू करेगा, जब ये पूरा शेप में आएगा, पहले दिन से थोड़ी एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, है कि नहीं। तो 10 से 12 साल के बाद ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करना चालू करते हैं। जब ये पौधा शुरू में 5 मीटर में लगाए तो हमको पौधे का नंबर ज्यादा मिल गया, 4-6 साल के बाद जब फ्रूटिंग आए तो ये सारे पौधे फ्रूटिंग में आएंगे, तो हमको जो है स्टार्टिंग ईयर में यील्ड ज्यादा मिला, है कि नहीं। और जैसे ही 10 से 12 साल का टाइम हुआ तो अब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करना चालू किए। अब डिस्टर्ब करना चालू किए तो दो चीज है कि भाई जो जो ब्रांचेस एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, पहले मैं उसको काट दूं, ताकि 4-6-8 साल और चल जाए। क्योंकि 4-6-8 साल और चलेगा तो उसका जो तना है, जो उसका जो वुड है, वो और मोटा होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं विस्क ब्रूमिंग। स्पेलिंग में अच्छे से लिख देता हूं, WHISKBROOMING। ठीक है, मैं बोल भी दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लेना। विस्क ब्रूमिंग का मतलब क्या होता है कि 10 साल की एज के बाद क्या होता है, पौधे एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो इनकी जो शाखाएं होती हैं, लिम्ब्स जो होते हैं, उसको हम लोग कट करते हैं ताकि एक दूसरे से टकराए ना। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विस्क ब्रूमिंग कहते हैं। लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ लिम्ब in the removal of limb from 10th ईयर ऑनवर्ड्स। 10वीं साल के बाद से जो हम लोग लिम्ब को रिमूव करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्क ब्रूमिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अब भाई ये भी कितने दिन तक चलेगा, आप 5-6 साल तक काट काट के उस पौधे को कुछ दिन और चला लोगे। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आपको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिंग कितने की है, 10x10 की, आपने लगाया कितने में है, 5x5, 6x6 में। तो एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं वन टाइम। तो वन टाइम में क्या होता है, इसमें हम लोग जो है ट्री को कंप्लीटली रिमूव करते हैं। तो ट्री जब कंप्लीटली रिमूव होता है तो उसे हम लोग वन टाइम थिनिंग कहते हैं, ट्री थिनिंग। और जब हम इसे जो है इसके लिम्स को काटे तो उसे विस्क ब्रूमिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हमने 5x5 में पौधे को लगाया था, ये देख रहे हो। अब एक काम Yes, करता sir. हूं, मैं इसको यहां से हटा दिया, इसको यहां से हटा दिया। अब इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितना हो गया, 10 into 10 10 meters. 10x10 हो गया।
तो ये बीच के पौधे को हटाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्री थिनिंग। जैसे फ्रूट थिनिंग करते हैं वैसे ट्री थिनिंग कर दिए, तो ट्री थिनिंग कहते हैं। ट्री थिनिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक विस्क प्रूनिंग, एक वन टाइम। विस्क प्रूनिंग में ब्रांच को काटते हैं और वन टाइम में हम पूरा कंप्लीटली रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो ट्री थिनिंग कब करेंगे, पहले हम क्लोज प्लांटिंग करते हैं, फिर उसके बाद जब भी आप क्लोज प्लांटिंग करोगे तो उसमें ट्री थिनिंग इसेंशियल होता है। एक टाइम के बाद प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग जो है कुछ ट्री को थिन कर देते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, विस्क प्रूनिंग और वन टाइम। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक। लकी फोन आ रहा है, ले जा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है इसका प्लांटिंग देखते हैं। ठीक है, तो प्लांटिंग का स्पेसिंग क्लियर हो गया। अगर आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करना है तो आप 5x5 या 6x6 मीटर में हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हो। अगर आप लोग हेज रो सिस्टम में जाते हो तो स्पेसिंग और कम हो जाएगा। हेज रो सिस्टम में ये हो जाएगा 7/3 इंटू 3.6। इस स्पेसिंग में आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एक और चीज याद रखना, जिस प्लांट को हमको रिमूव करना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी ट्री कहते हैं। भाई जिस जगह के पौधे को रिमूव करने वाले उसे टेम्पररी ट्री कहेंगे ना, और जो रिमूव नहीं होने वाला है वो क्या रहेगा, वो क्या कहलाएगा, परमानेंट। परमानेंट ट्री। अब एक बात बताओ, एक हो गया परमानेंट ट्री जो कि वो अपने जगह में रहेगा, और दूसरा हो गया क्या, टेम्पररी ट्री। ये आपको पहले से पता रहेगा कौन सा टेम्पररी है कौन सा परमानेंट। तो एक बात बताओ, अगर मुझे पॉलिनाइजर लगाना है तो मैं किसकी जगह पे लगाऊंगा, टेम्पररी या परमानेंट? टेम्परेरी में सर। तो टेम्पररी में लगाओगे तो 4 से 8 10 साल बाद उसको रिमूव कर दोगे तो फ्रूट सेट कैसे होगा जी? सर परमानेंट में लगाएंगे। परमानेंट में लगाएंगे ना भैया, आपको वो तो जीवन भर चाहिए ना, है कि नहीं? तो वो परमानेंट जगह में लगता है। तो याद रखेंगे पॉलिनाइजर की जरूरत जो है वो परमानेंट प्लेस पे होती है, तो परमानेंट जगह पे प्लांटिंग करते हैं, लिख लीजिए। आपको पता है कि इसमें इनकम्पेटिबिलिटी जैसी चीज नहीं है, लेकिन प्रोटेंडरी प्रोटोकाइनिक कारण हमको पॉलिनाइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर स्लाइड नीचे यस करिए। सर। ठीक, इसके बाद अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूं तो वही है, जिंक डेफिशिएंसी से क्या होगा बताइए? लिटिल लिटिल वही है, वही है, कुछ खास नया नहीं है, तो मैं लिखा नहीं रहा इसको, आप लोग को पूरा चीज याद ही है लगभग, है ना? तो याद रखेंगे। अब प्लांटिंग में वही आता है कि आप जो है प्लेन जमीन है तो स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, क्विंकन सिस्टम में प्लांटिंग कर सकते हो। स्लोपी जमीन है तो कंटूर सिस्टम, स्लोप और ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा खड़ी चढ़ाई है तो टेरेस सिस्टम। ये चीजें तो आप लोग को क्लियर हो गई होगी, है ना? तो उन चीजों को हम लोग अलग से नोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में याद रखना मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। रही बात प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग में उतना बहुत कुछ खास आप लोग को याद नहीं रखना है। प्रूनिंग में वही है, थिनिंग है, हेडिंग बैक है, वो सारी चीजें करते हैं। प्रूनिंग टाइम को याद रखना, तो प्रूनिंग टाइम वही है आपका डोरमेंट सीजन, दिसंबर जनवरी, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, फेब्रुवरी। दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी यहाँ तक आपका जो है प्रूनिंग आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके अलावा आई थिंक कल्टीवेशन में लगभग चीजें आप लोग की कंप्लीट हो गई है। स्पेशल प्रॉब्लम सारा पढ़ लिया है हम लोगों ने, और हार्वेस्टिंग डिजीज इंसेक्ट हो गया। ठीक, इसकी वैरायटी बची हुई है। एक इसमें लिमिटिंग फैक्टर लिख लो कि इसके ग्रोथ में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम पढ़े जिसके कारण इसका ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आता है? तो एक याद है वाटर लॉगिंग, ये वाटर लॉगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम, इंग्लैंड में ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ था, क्या कारण था? फर्स्ट प्रॉब्लम है सर। स्नो फ्रॉस्ट। कूल समर, समर कंडीशन कूल था ना, वहां बताया था ना, पूरा मैप में दिखाया था, एल्टीट्यूड लेटीट्यूड दिखाया था उसका, यस कि उस जगह पे ठंड गर्मी सीजन में भी पड़ता है। तो कूल समर इसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी टाइम में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आता है। और वाटर लॉगिंग इसके लिए प्रॉब्लम है। वाटर लॉगिंग हुआ मतलब क्या हुआ, पुअर एयरेशन, और जैसे ही पुअर एयरेशन हुआ कौन सा प्रॉब्लम आता है,
रूट एस्फिक्सिया टाइप का रूट प्रॉब्लम आता है, एस्फिक्सिया। ठीक है। यस सर। इसमें पुअर एरेशन के कारण एपोप्लेक्सी भी देखने को मिलता है, तो एपोप्लेक्सी जैसा चीज भी आता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना भी लिखो तो चलेगा, बस याद रखना कि पुअर वाटर लॉगिंग इसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस ठीक। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, और ये इसी क्रॉप के लिए नहीं है, सारे क्रॉप के लिए है, अगर पहाड़ी इलाका है, ठीक है, अब मान के चलो ये पहाड़ है, ये इसके 4 डायरेक्शन हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। एक बात बताओ, आप पहाड़ में कौन से स्लोप की ओर इसको ग्रो करोगे? ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कौन से स्लोप की ओर आप प्रीफर करोगे? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से नॉर्थ साउथ। से साउथ? साउथ। नॉर्थ से साउथ में कैसे करोगे जी? साउथ। प्लांटिंग स्लोप है ना, बीच में तो पहाड़ आ जाएगा, जब फाड़ के लगाओगे क्या? साउथ सर। साउथ से नॉर्थ। या तो नॉर्थ वेस्ट होगा, या तो साउथ वेस्ट होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट होगा, या तो साउथ ईस्ट होगा ना। भाई आप इस तरीके से प्लांटिंग करोगे ना, सीधा कैसे करोगे? रो का डायरेक्शन भी पूछ रहा हूं मैं, कौन सी ढलान, कौन से स्लोप की ओर आप प्लांटिंग करोगे, ये पूछ रहा हूं। या तो केवल साउथ, केवल ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ, ठीक, ईस्ट नॉर्थ। अब देखो, ये रहा भैया सूर्य, यहां से ऐसे उगता है और इस पर जाके डूबता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो आप ईस्ट नॉर्थ में लगाते हो, तो भाई यहीं से सूर्य निकला है कि नहीं? अब यहीं से सूर्य निकला है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका जो पर्टिकुलर सन है, ये कौन से टाइम पे रहेगा? 12 बजे से पहले तक रहेगा, क्योंकि 12 बजे तो सर में आ जाएगा, और 12 बजे के बाद ये किधर जाएगा? साउथ और वेस्ट की ओर हो जाएगा, डूबने वाले जगह में, यस सर। है ना। अब एक बात बताओ, सुबह ज्यादा गर्मी पड़ती है या शाम को? शाम को। शाम को। शाम को। शाम को पड़ती है, Yes. ठीक है। तो भाई अगर शाम को ज्यादा गर्मी पड़ती है, और आपके पौधे को रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए गर्म कंडीशन चाहिए या ठंडा? वार्म कंडीशन। बॉम्ब वार्म कंडीशन। कंडीशन चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कौन से डायरेक्शन में खड़े रहो? जिस समय ज्यादा सूर्य गर्मी देता है उस समय, या जिस समय सूर्य गर्मी कम देता है उस समय? जिस समय ज्यादा देता है। ज्यादा गर्मी ज्यादा देता है। देता है। तो गर्मी कहाँ पे ज्यादा पड़ेगा, ईस्ट नॉर्थ में या साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में। तो आप साउथ वेस्ट को चूज करोगे, क्योंकि सूर्य जब इस 12 बजे के, जब पूरे शबाब में जब आएगा ना, वो जब गर्मी पूरा चारों साइड फैल जाएगा, क्योंकि भाई देखो, साउथ वेस्ट में सूर्य भले नहीं पहुंचा रहेगा, लेकिन फिर भी वहां पे गर्मी पहुंच चुकी रहेगी। ये सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ 6 घंटा जब मिलेगा ना, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का टाइम, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा रहेगा। तो स्प्रिंग सीजन में जब आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़िया चाहिए, तो उस सीजन में ये क्या करेगा, बढ़िया जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो ज्यादा जल्दी गर्म होने के चांसेस कौन से साइड होते हैं? साउथ वेस्टर्न स्लोप में, या फिर केवल और केवल साउथ स्लोप, स्लोप जो होता है साउथ या वेस्टर्न स्लोप, उसमें। तो साउथ वेस्टर्न स्लोप में आपको ग्रो करना है। इसमें क्या होता है, जल्दी आपका गर्म हो जाता है, याद रखेंगे। और विंटर के सीजन में क्या चाहिए, लंबे समय तक गर्म रहे। विंटर के सीजन में भी हमको एकदम ठंडा नहीं होने देना है ना, तो उस समय भी यहाँ पे आपको ज्यादा समय तक सन मिलता है। तो विंटर हो समर हो, दोनों ही केस में आपको साउथ वेस्टर्न साइड जो है ज्यादा सुटेबल रहता है, याद रखना। अभी यही कॉन्सेप्ट, अभी जब इसके तुरंत बाद प्लांटेशन क्रॉप स्टार्ट करूंगा ना, तो अरेका नट में पढ़ोगे सन स्केल्डिंग कौन से डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। तो ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ के रखना। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक। यस एक दो कॉम्पिटिटिव पॉइंट लिख लो, जैसे कि इसमें एक आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप वॉलनट कहते हैं। ग्रेप वॉलनट यानी कि क्या होता है, ग्रेप के जैसे क्लस्टर में फ्रूटिंग आती है, ग्रेप लाइक क्लस्टर बियरिंग। ग्रेप में जैसे आता है ना एक ही जगह पे खूब सारा फ्रूट, वैसे ही कुछ वॉलनट में क्लस्टर में फ्रूट आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप वॉलनट कहते हैं। ठीक है, एक क्लस्टर में 15 फ्रूट आते हैं, 15 फ्रूट पर क्लस्टर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप वॉलनट। ये चाइना टाइप स्ट्रेन है, चाइना टाइप स्ट्रेन।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर सर हाँ बोलिए। सर जो प्लांटिंग साउथ वेस्ट आप बताया वो मेनली हिली के लिए कि सभी रीजन्स के लिए, सभी जगह नहीं के नहीं नहीं लिए नहीं, हिल उसके? के लिए, हिल के। अब देखो, फ्लैट है तो फ्लैट में तो भाई जो जमीन फ्लैट है उसमें तो सभी साइड लाइट आएगा। लेकिन आप सोचो ये इतना बड़ा पहाड़ है, अगर सूर्य इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उतना लाइट नहीं आएगा। जब इस डायरेक्शन में रहेगा तो इस पर थोड़ा लाइट कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहाड़ी एरिया में आप इस डायरेक्शन को देखोगे, प्लांटिंग, ये अपन रो का नहीं देख रहे ना, ये टोटल प्लांटिंग की बात कर रहे हैं। फिर उसमें भी नॉर्थ साउथ प्लांटिंग करोगे कि ईस्ट साउथ करोगे, वो अलग चीज है, रो का जो है। ठीक है, तो ये हिली एरिया के लिए। प्लेन में तो भाई यहाँ से ऐसे होगा तो यहाँ से भी यहाँ पास फोकस रहेगा, और यहाँ पे रहेगा तो भी फोकस रहेगा। समझ रहे हो? तो वहां पे केवल रो को डिसाइड करते हैं, लेकिन जब आप स्लोप में जाते हो, पहाड़ी एरिया में जाते हो, तो प्लांटिंग जो जोन है एक पहाड़ का, वो उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यस सर। समझ में है? स्नेक हेड बोरॉन डेफिशिएंसी कारण होता है। ठीक है, हॉट समर वगैरह, अगर समर बहुत ज्यादा हॉट हो जाए, कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा हॉट हो जाए और ह्यूमिडिटी घट जाए, तो वहां पे आपको ब्लैंक नट, यानी कि नट के अंदर आपको एम्ब्रायो नहीं मिलेगा, ब्लैंक नट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर आपको डीहलिंग करना है तो आप कुछ हार्मोन का उपयोग कर सकते हो। एक काइनेटिन है, दूसरा इथाइलिन। प्रेफरेंस हमेशा इथाइलिन रहेगा, क्योंकि इथाइलिन का क्वेश्चन इसी साल आया था, आइदर नेट में आया था या तो फिर हमारे यहाँ सीईटी में आया था, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, सिटी में। सीईटी में था कि, हाँ, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लस्टर बियरिंग हैबिट वगैरह तो आप लोगों ने सारी चीजें लिखी ली है, तो लगभग जो चीजें हैं इसमें वॉलनट में वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा वैरायटी बस बच गई है, वो मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, तो आप लोग का ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लाइमेट सॉइल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हाई पीएच को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस याद रखना। ज्यादा पीएच वाले सॉइल में ये ग्रो नहीं होता, एल्कलाइन वाले में। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ वॉलनट में एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पर जो उसका कर्नल होता है वो सूख जाता है और ब्लैक हो जाता है, वो किसकी वजह से होता होगा? क्या हो जाता है? सर जो उसका कर्नल होता है वो ब्लैक हो जाता है और वो पूरा सूख जाता है। डिलेड हार्वेस्टिंग के कारण है वो। इसमें है एक प्रॉब्लम, मैं एक्चुअली इसको लिखाना चाह रहा था, पर फिर मैं सोचा कि काम नहीं आएगा आप लोग के करके। इसमें क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, अगर हम लोग डिले कर देते हैं हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग सही टाइम पे नहीं करते हैं, तो उसका जो कर्नल होता है ना, वो डार्क हो जाता है, कर्नल बिकम डार्कर। क्या होता है, उसका जो नट है, बाहर का जो मतलब ब्राउन कलर का जो कोट है वो भी, और उसके अलावा जो कर्नल है वो भी, दोनों ही आपको ब्राउन या ब्लैकिश टाइप के दिखते होंगे, है ना? तो एक ये प्रॉब्लम के बारे में यस पढ़ा था सर। कि डिलेड हार्वेस्टिंग के कारण ये प्रॉब्लम आता है। उसके अलावा टेम्परेचर या और कोई दूसरा इंसेक्ट, सॉरी, डिजीज के कारण होता होगा, तो उसका आइडिया नहीं है, और पर ये इसके कारण होता है। इसको लिख लिए रहिए आप लोग, काम आएगा ये आपने कहाँ देखा, आपके फील्ड में होता है क्या? हाँ बोलिए। यस सर, जो घर पे पेड़ होते हैं तो उनमें होता है ऐसा। तो उसमें ये जनरली मेच्योर होने के बाद आप लोग जैसे हार्वेस्टिंग में डिले कर देते होंगे ना, तो उसके कारण होता होगा एक ये प्रॉब्लम, उसके कारण हो सकता है कि आप उसको सही टाइम में हार्वेस्ट कर लो तो बेटर रहेगा, ऐसा टाइप का। यस सर। ठीक है, और अगर कोई कई बार क्या होता है, माउल्ड वगैरह भी लग जाते हैं, तो उसके कारण होता होगा, तो आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे साइड का क्रॉप भी नहीं है और हम लोग देखे भी नहीं, एक्चुअली वॉलनट का प्लांट हम देखे ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है। पर जो बुक्स के अकॉर्डिंग है वो यही एक प्रॉब्लम हो सकता है। सर हाँ बोलिए। सर जो फ्रूट डेजेंस होता है, मतलब स्प्लिटिंग होता है, वो मतलब हाई एल्टीट्यूड के कारण मतलब जल्दी होता है और एक लो एल्टीट्यूड के कारण लेट होता है, तो ये मतलब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है क्या? क्या जो फूड मेच्योरिटी जो है? फ्रूट डेजेंस, हाँ फ्रूट डेजेंस होता है तो उसमें मतलब हैंडबुक में लिखा था कि हाई हाँ एल्टीट्यूड के हाँ हाँ कारण हाँ, अर्ली वो होता है और आप लोग को मैं कल बताया टेम्परेचर के था ना कारण। कि इसमें जो मेच्योरिटी इंडाइस है, डेहिसेंस मतलब मेच्योरिटी की ही बात हो रही कि वो कितना हाँ जल्दी मेच्योर होता है। तो मेच्योरिटी जो है हायर एल्टीट्यूड में लेट से होता है, और लोअर एल्टीट्यूड में जल्दी हो जाता है। भाई लोअर एल्टीट्यूड किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, जिसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग ही दिसंबर फरवरी में, सॉरी, मई जून में आ रहा है, मतलब समझ जाओ उसको गर्म क्लाइमेट की आवश्यकता है। जहां ज्यादा गर्म क्लाइमेट मिलेगा वहां जल्दी राइपनिंग आएगा, जल्दी डेहिसेंस होगा, जल्दी ग्रोथ होगा। अब आप जो है पहाड़ों में जाओगे तो भाई ऑब्वियसली वहां टेम्परेचर डाउन रहेगा, प्लेन्स या लोअर एल्टीट्यूड में बट रहोगे टेम्परेचर हाई रहेगा।
तो जहां टेम्परेचर हाई है वहां जल्दी डेहिसेंस होगा, जल्दी आपका मेच्योरिटी आएगा, और हाई एलिवेशन में जहां टेम्परेचर लो है वहां पे लेट से आएगा। वही चीज बोलना चाह रहा हूँ। सर लेकिन बट उसमें हाई एलिवेशन पे जल्दी बोला और लो एल्टीट्यूड पे मतलब लेट से बोला। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो एक हैंडबुक में बार लिखा था। एक बार उसको अच्छे से एक बार देखना, तो मेरे को भेजना, क्योंकि जितना मैं सर पढ़ा हुआ था वो मेच्योरिटी का, वो तो उल्टा दिया हुआ था शायद। सर वो देखा हूँ, तो हाई एल्टीट्यूड पे मतलब जल्दी दिया और लो में कम दिया, डिले अर्ली बोला। लोअर एल्टीट्यूड है, बट हाई एल्टीट्यूड में तो लेट ही पढ़ा हूँ मैं। एक बार भेजना, मेरे को फोटो भेजना। यस सर आपको हाँ, समझ। क्योंकि बुक में जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो ये ऐसा ही कुछ दिया हुआ था। ठीक है, जो भी है एक बार भेज देना, देख लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? सर, हाँ बोलिए। जो आपने रोटोस्टॉक बताया था, पैराडॉक्स और रॉयल दोनों का क्रॉस हैंडबुक में जुगलेंस हिंडसे और जुगलेंस टीचर दिया है। नहीं नहीं, वो ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जुगलेंस जो आपका पैराडॉक्स है उसके लिए तो मैं श्योर हूँ, टीके बोस से मैंने इसको रेफरेंस लिया हुआ है। तो यही है, हो सकता है हैंडबुक में थोड़ा सा अलग दिया होगा, पर रेफरेंस के लिए ये वाली बुक भी है, तो अपन जो है इसको भी रिफर कर सकते हैं। आपका पैराडॉक्स का क्रॉस तो कंफर्म है, जुगलेंस हिंडसे टू डीजीआई दिया होगा पैराडॉक्स। रॉयल का मैं एक बार भले और चेक कर लूंगा। रॉयल का भी जहां तक मैंने उसी में लिया हुआ है, क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा पिक्चर ही आ रहा है उस पेज का। तो ये टीके बोस से ही लिया हुआ है, तो आई थिंक सही ही होना चाहिए। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। यहाँ तक हो गया सबका? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि हैंडबुक अगर अपन लेके चल रहे हैं रेफरेंस, तो कोई चीज अगर हैंडबुक में भी गलत छपी है तो उसको भी अगर आप रेफरेंस लगाओगे तो भी वो गलत ही होगा। ठीक है, हैंडबुक एक रेफरेंस बुक जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कुछ चीज अगर गलत छप गया है तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये है कि शायद हो सकता है उसमें गलत हो, क्योंकि हैंडबुक सारा कंपाइलेशन है ना कंप्लीट बुक का। और टीके बुक वगैरह भी क्या है, इंडिविजुअल बुक से बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है, रिसर्च पेपर वगैरह के बहुत रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए उस पर मेरे को थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था इसमें? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद है? यस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाने के कारण इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? रेंसिडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये फैटी एसिड में कई प्रकार के एसिड आते हैं, जैसे कि लिनोलिक एसिड, ठीक है, दूसरा ओलिक एसिड, और आपका लिनोलिनिक एसिड। तो कोई एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये जो लिनोलिक एसिड है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 49.2%, ये 25.7% है, और ये 18.2%। याद रखना, यहाँ पे लिनोलिक है और एक जगह में लिनोलेनिक हाईएस्ट आएगा, अगले में मैं बताऊंगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? यस बाकी आपका इस पर्टिकुलर क्रॉप में लगभग चीजें हो गई हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक, अब आप लोग जो है इसके क्या नाम है, सीधा वैरायटी में आ जाइए, जो कि इसका लास्ट है। अगर हम लोग इसकी वैरायटी की बात करें तो इसमें एक वैरायटी आती है जो कि SKUAT श्रीनगर से निकला है। SKUAT मतलब क्या हो गया? शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, SKUAT श्रीनगर से निकला है। इसका नाम है हमदम सुलेमान। ये दो वैरायटी आप लोग याद रखेंगे। वैसे ही अगर आपको पॉलिनाइजर पौधे की अगर तलाश है तो आप जो है फ्रैंक्वेट और पेड्रो, ये दो वैरायटी को देख सकते हैं। सर थोड़ा नीचे करिए। ठीक है, अगर इंडियन वैरायटी की बात करोगे
तो याद रखेंगे गोविंद, रूपा, बुलबुल और चक्रता, ये वैरायटीज हैं। ये क्वेश्चन आया था, पता है कि ये गोविंद किसकी वैरायटी है करके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी साल आया था शायद। सर पॉलिनाइजर का नाम बताना है। फ्रैंकवेट और पेड्रो, FRANQUETTE, फ्रैंकवेट और पेड्रो, ये मैं लिख देता हूं। इसके अलावा अगर और वैरायटीज देखोगे तो हार्वर्ड, सर लास्ट वाला कौन सा वैरायटी लिखे हैं? ये चक्रता, इंडियन वाला लास्ट वैरायटी। बुलबुल, रूपा, गोविंद। हार्वर्ड, चांडलर, चांडलर वैरायटी आपको वहां पे भी मिलेगा, क्या नाम है, स्ट्रॉबेरी में, नेल्सन, चीको, ये सब इसकी वैरायटी है। अब ये सारी वैरायटी आपको याद रखना, माइनर क्रॉप है, कैरेक्टर वाइज बहुत कम आएगा, एक ही दो चीज है। तो देखो इसको याद कैसे करोगे, ये लिख लो, फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ, पूरा वैरायटी तुरंत याद हो जाएगा, छोटा सा कहानी है, बस कहानी समझना है। गोविंद एक लड़का है, रूपा एक लड़की है। रूपा का बॉयफ्रेंड कौन है, तो आपका हो गया कौन, सुलेमान। अब गोविंद को रूपा पसंद है, तो गोविंद जो है क्या करता है, रूपा के चक्कर में उसके हमदम सुलेमान से भिड़ गया। समझ रहे हो कहानी, क्या हुआ, गोविंद रूपा के चक्कर में उसके हमदम, ठीक है, बॉयफ्रेंड नहीं बोलेंगे हम क्या कहेंगे, हमदम, उसके हमदम सुलेमान से भिड़ गया। कई बार नहीं होते, कई लोग झगड़ा कर जाते हैं जाके। अब जैसे ही ये बात किसको पता चली, रूपा को पता चली, और सुलेमान का भी दिमाग खराब है, तो क्या हुआ, जैसे ही गोविंद जाके सुलेमान से भिड़ गया, उनके पॉली वाले दोस्तों ने, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज के थे ये लोग, तो उनके पॉली वाले दोस्तों ने उसे उसे मतलब किसे, गोविंद को फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार लगातार पीटा, फ्रीक्वेंटली इतना पीटा कि उसकी चीख हार्वर्ड तक गई, हार्वर्ड तक गई। अब इसमें आपका सारा वैरायटी आ गया, गोविंद यानी कि गोविंद, रूपा यानी रूपा, चक्कर में यानी कि चकारता, हमदम सुलेमान वैरायटी है से भिड़ गया। फिर उसके पॉली वाले दोस्तों ने, पॉली यानी कि किसकी बात हो रही है भैया, पॉलिनाइजर वैरायटी की बात हो रही है, उसे फ्रीक्वेंटली पीटा यानी कि फ्रैंकवेट, पीटा यानी कि पेड्रो, ठीक है। उसके बाद उसकी चीख, चीख यानी कि चीको, हार्वर्ड यानी कि हार्वर्ड। इतनी वैरायटी आपको एक 1.5 लाइन की कहानी से याद हो जाएगा, अगर करना होगा तो कर लेना, नहीं तो और बना लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस यस सर। ठीक है, तो भाई ये कहानी बना सर लेना जो फिर आपने से। ऊपर कौन सा? सर जो आपने ऊपर वैरायटी दिखाई थी, ये हार्वर्ड, चैंडलर, ये सब इंडियन वैरायटी है सर? नहीं नहीं, ये हार्वर्ड चैंडलर ये इंडियन वैरायटी नहीं है, सब बाहर के हैं, इंडियन तो ये 4 हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखनी है भाई, इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग, इसमें आपका वॉलनट कंप्लीट हो गया जितना हो सकता था। आप लोग एक बार क्लस्टर असिस्टेंट चेक करिए, कोई चीज छूट गई हो तो मुझे बता देना, ट्रिक आपके पास है, याद कर लेना, और कोई और भी बना लेना। सारे क्रॉप का ऐसा कहानी बना बना कर रखो, कई सारे ट्रिक ऐसे होते हैं जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग अब अपने ही लोगों को बता सकते हैं, तो आप लोग जो है कुछ ट्रिक अपने हिसाब से भी बनाइए, जो बताने लायक होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और बना बना के बढ़िया याद करिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, हम पिकानट पढ़ें, पिकानट, चेस्टनट, और एक और क्या हो गया आपका, हेजलनट। नेक्स्ट क्रॉप में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों ही क्रॉप को खत्म कर देंगे, और उसके तुरंत बाद हम लोग कौन सा क्रॉप पढ़ेंगे, पिस्ताचियो नट, ठीक है। तो हमारा अभी प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि पिकानट, चेस्टनट, हेजलनट और पिस्ताचियो नट को हम लोग कंप्लीट करें। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसी को करेंगे, ठीक है।
सर Yes, आज sir. तो